नमस्कार। जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो जहन में आती है वहाँ की रिच ट्राइबल कल्चर, है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल है, हमारे संविधान ने इस अनमोल धरोहर को कैसे बचाया है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की 6ठी अनुसूची में। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है जो इन कम्युनिटीज को अपनी पहचान बनाए रखने की पावर देता है। तो चलिए आज इसी इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस कोर क्वेश्चन को ही पकड़ते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपनी डाइवर्स ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि डेवलपमेंट की इस रेस में इन समुदायों की जो यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी चैलेंज का सॉलिड जवाब निकल कर आया शेड्यूल 6 यानी 6ठी अनुसूची। अब देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जिसे स्पेशली इन्हीं ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो चलिए अब जरा डीप डाइव करते हैं इस स्पेशल प्रोविजन में। 6ठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करती है। पर सवाल यह है कि संविधान में इसका बेस कहाँ है, ये पावर आती कहाँ से है? तो ये पावर आती है आर्टिकल 244(2) से। ये आर्टिकल एकदम क्लियर कट कहता है कि कुछ स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन 6 शेड्यूल के प्रोविजंस के हिसाब से ही चलेगा। मतलब शेड्यूल 6 को अपनी सारी पावर सीधे आर्टिकल 244(2) से मिलती है। ये कनेक्शन एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखना है। अच्छा, तो अब सबसे क्रूशियल सवाल कि आखिर ये स्टेट्स हैं कौन से? देखिए, 6th शेड्यूल में टोटल 4 राज्य आते हैं: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ATMM यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक बात जरूर ध्यान रखनी है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जहां अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, स्टेट्स तो पता चल गए, पर यह शेड्यूल 6 आखिर काम कैसे करता है? इसका मेन टूल, इसका कोर इंस्ट्रूमेंट है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, शॉर्ट में कहें तो ADCs। आप इन्हें एक तरह की मिनी सरकार या स्टेट विद इन अ स्टेट भी कह सकते हैं, जिन्हें अपने इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पावर्स दी गई हैं। और यह सिस्टम काफ़ी बड़ा है। करंटली इन 4 स्टेट्स में कुल मिलाकर 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स काम कर रही हैं। असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 और त्रिपुरा में 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि इन ADCs के पास आखिर पावर्स हैं क्या? कौन कौन सी शक्तियां हैं? वेल, हम इनकी पावर्स को मोटा मोटी 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, यानी कानून बनाने की शक्ति। ये ADCs अपनी ट्राइब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉज बना सकती हैं, जैसे कि लैंड और फॉरेस्ट को मैनेजमेंट, गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन, और इतना ही नहीं, शादी, तलाक और प्रॉपर्टी जैसे सोशल कस्टम्स पर भी। ये पावर्स उनकी कल्चर को बचाने के लिए फंडामेंटल हैं। नेक्स्ट अप है एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी प्रशासनिक शक्तियां। देखिए, ये काउंसिल्स अपने एरिया के लोकल डेवलपमेंट की बैकबोन है। ये प्राइमरी स्कूल्स खोल सकती हैं, डिस्पेंसरी और मार्केट बनवा सकती हैं, सड़कें बना सकती हैं, और तो और ये काउंसिल्स ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में टीचिंग किस लैंग्वेज में होगी। सोचिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स पर, यानी न्याय करने की शक्ति। ये ADCs अपने खुद के विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स भी बना सकती हैं। इन कोर्ट्स में उन केसेस की सुनवाई होती है जहां दोनों पार्टीज उसी एरिया की शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हों। हाँ, पर इनकी पावर्स पर एक लिमिट भी है। ये मौत की सजा या 5 साल से ज्यादा की जेल वाले केसेस नहीं सुन सकती। और हाँ, इन कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बना रहता है। और आखिर में आती हैं फाइनेंशियल पावर्स, मतलब पैसे से जुड़ी शक्तियां। वेल, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार बिना पैसे के तो चल नहीं सकती, राइट? इसीलिए इन ADCs को भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। ये अपनी जमीन और बिल्डिंग्स पर टैक्स लगा सकती हैं, गाड़ियों पर टैक्स ले सकती हैं और सड़कों पुलों पर टोल भी कलेक्ट कर सकती हैं। इसी से तो उन्हें डेवलपमेंट वर्क के लिए रेवेन्यू मिलता है। चले अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स का अ फेवरेट क्वेश्चन है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बीच का डिफरेंस। दोनों ही ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और यह समझना बहुत जरूरी है। तो मेन डिफरेंसेस क्या है? पहला,
शेड्यूल 5 उन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होता है, जबकि शेड्यूल 6 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 स्टेट्स पर। दूसरा, शेड्यूल 5 में होती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC, जो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने का काम करती है। वहीं शेड्यूल 6 में है पावरफुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी ADCs, जिनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सारी पावर्स हैं। और सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग डिफरेंस, TAC को स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, जबकि ADCs को पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। यही बात इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। ऑलराइट, अब टाइम है कुछ क्विक फायर फैक्ट्स का। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सो पे अटेंशन, इन पॉइंट्स को याद रखना ही रखना है। फैक्ट नंबर 1, शेड्यूल 6 का प्रोविजन बोर्डोलोई कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आधारित था। फैक्ट नंबर 2, किसी भी ADC को बनाने, उसका नाम बदलने या उसकी बाउंड्रीज चेंज करने की पावर स्टेट के गवर्नर के पास होती है। फैक्ट नंबर 3, एक ADC में मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, 26 इलेक्टेड और 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड। फैक्ट नंबर 4, इलेक्टेड मेंबर्स का टर्म 5 साल का होता है। एंड फैक्ट नंबर 5, इसका एक एक्सेप्शन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसमें 46 मेंबर्स तक हो सकते हैं। ओके, तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब जरा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल शेड्यूल 6 के तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं A आर्टिकल 244(1), B आर्टिकल 244(2), C आर्टिकल 370 या D आर्टिकल 356। सोचिए जरा। और बिल्कुल सही जवाब है B, आर्टिकल 2442। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, आर्टिकल 2442 ही शेड्यूल 6 को लागू करने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। याद रखिए, आर्टिकल 2441 शेड्यूल 5 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट 6th शेड्यूल के अंडर नहीं आता? आपके ऑप्शंस A असम, B मणिपुर, C मेघालय या D त्रिपुरा। याद है, मैंने कहा था ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है B मणिपुर। हमारी ट्रिक याद है ना? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर में ऑटोनॉमस काउंसिल्स तो हैं, पर वो स्टेट लॉ के तहत बनी है, शेड्यूल 6 के तहत नहीं। यही की डिफरेंस है। ओके, तीसरा और आखिरी सवाल आज का। एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बाउंड्रीज को बनाने या बदलने की पावर किसके पास है? क्या ये प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, गवर्नर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर? एंड द राइट आंसर इज C, राज्य के राज्यपाल। हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये पॉइंट कवर किया था, राइट? गवर्नर के पास ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की पूरी पावर होती है। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक समरी लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट 1, शेड्यूल 6 आर्टिकल 244(2) से जुड़ा है और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए हैं। पॉइंट 2, इसका मेन टूल है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी ADCs, जिनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल मतलब हर तरह की पावर्स हैं। पॉइंट 3, ये ADCs एक स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह हैं जो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एंड पॉइंट 4, ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड बॉडीज हैं जो इन्हें शेड्यूल 5 की एडवाइजरी काउंसिल से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, क्या ऑटोनॉमी का ये मॉडल इंडिया के दूसरे रीजन्स की लोकल गवर्नेंस चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी हो सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट शेड्यूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDFs के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।